हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतीश राठौर। आज हम देखते हैं सीआरपीसी का चैप्टर 37 बताता है मिसलेनियस के बारे में। तो इसमें दे रखे हैं सेक्शन 474 से 484। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं। पहला सेक्शन है 474। तो 474 बताता है, ये बता रहा है उच्च न्यायालय के समक्ष विचार। तो ये कह रहा है जब हाई कोर्ट के समक्ष जब ट्रायल कोई चल रहा है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, किस प्रोसीडिंग से केस चलेगा हाई कोर्ट में। तो ये बता रहा है यह जब किसी अपराध का विचार उच्च न्यायालय द्वारा धारा 407 के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है तब वह अपराध के विचार में वैसी की प्रक्रिया अपनाएगा जिसमें सेशन न्यायालय द्वारा अपनाई जाती है। तो कैसे केस की प्रोसीडिंग करेगा, तो जैसे करेगा जैसे सेशन न्यायालय करता है। तो कौन से केस, तो ये कह रहा है 407 में जो केस फाइल होते हैं उन्हें छोड़कर अगर कोई केस फाइल किया गया है, कोई केस न्यायालय में आया है, तो फिर न्यायालय सेशन न्यायालय की प्रोसीडिंग है केस ट्रायल करने की, वही प्रोसीडिंग अपनाएगा। 474 बताता है हाई कोर्ट के बारे में। अब हम आते हैं सीधा 476 पे। तो 476 देखते हैं। 476 बताता है 476 बताता है प्रारूप के बारे में। तो ये कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 237 आर्टिकल 237 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन रहते हुए द्वितीय अनुसूची में दिए गए प्रारूप ऐसे परिवर्तन सहित जैसे प्रत्येक मामलों की परिस्थितियों से अपेक्षित हों उसमें वर्णित संबंध प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं और यदि उपयोग में लाए जाते हैं तो पर्याप्त होंगे। वो बताता है 476। तो 476 ये कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 237 के दिन द्वितीय अनुसूची में वर्णित प्रावधान परिवर्तन सहित लागू होंगे। कोई परिवर्तन कर दिया गया है तो कैसे लागू होंगे, परिवर्तन सहित लागू होंगे। ये बताता है हमारा 476। अब आ जाते हैं 477। 477 बता रहा है उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति। तो उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताता है 477। 477 का पहला क्लॉज कहता है प्रत्येक उच्च न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकेगा। तो हाई कोर्ट क्या कर सकेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की पूर्व मंजूरी से नियम बना सकता है। ये बताता है 477 कब बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति से हाई कोर्ट नियम बनाएगा। तो इसमें बता रहा है, तो ये कह रहा है वे व्यक्ति जो उसके अधीन दंड न्यायालय में अर्जी लेखकों के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे। तो कोई नियुक्ति है जो अर्जी लेखकों की नियुक्ति है तो वो न्यायालय डिसाइड करेगा कैसे की जाएगी, ठीक है, उसके लिए नियम बनाएगा। भी कहता है ऐसे व्यक्ति की अनुमति दिए जाने जिनके द्वारा कामकाज करने और उनके द्वारा ली जाने वाली फीसों का मापमान व विनिमय। तो ये कह रहा है कि कोई जैसे कोर्ट में बहुत सारे काम होते हैं उनमें क्या करते हैं, फीस लगाई जाती है। जैसे नकल विभाग है या कोई और है, जैसे कोई एग्रीमेंट बनवाना है तो उसकी फीस लगती है। तो वो कौन बनाएगा उसका नियम, तो वो बताएगा कितनी फीस लगनी है, वो हाई कोर्ट बताएगा। अब इसमें सी ये कह रहा है इस प्रकार बनाए गए नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए शास्ति प्रबंध करना और वह अपराध का जिसके द्वारा ऐसे उल्लंघन का अन्वेषण किया जाएगा शास्तियाँ आरोपित की जाएंगी अवधारित करना। तो ये कह रहा है अगर जो नियम बनाए गए हैं, जो हाईकोर्ट नियम बनाएगा और नियम के उल्लंघन में जो सजा दी जाएगी या शास्ति लगेगी वो भी उसके बारे में ही हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सी सजा दी जाएगी और कौन सा इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, कौन सा ऑफिसर अगर इन चीज़ों का उल्लंघन होगा जो हाई कोर्ट ने नियम बनाए हैं उनका उल्लंघन करता है तो कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा और कितने उसके उल्लंघन के लिए दंड दिया जाएगा वो भी हाई कोर्ट बताएगा। तो ये बताता है हाई कोर्ट। अब आ जाते हैं घर। तो अगर कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित तो विहित किया जाएगा। फिर बताता है इसका सेकंड क्लॉज इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से बनाए जा रहे हैं तो क्या किया जाएगा, तो राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। ये बताता है 477। तो 477 क्या बता रहा है,
तो 477 बताता है उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताता है। तो ये बता रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय क्या करेगा, राज्य सरकार की अनुमति से जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट है उसकी अनुमति से नियम बना सकेगा। ये बता रहा है कोई अर्जी लेखकों के रूप में जो काम काज करेंगे उनकी नियुक्ति वगैरह के बारे में कैसे करेंगे क्या करेंगे तो उसके बारे में नियम बनाएगा। ये बताता है। ये भी बता रहा है ऐसे व्यक्तियों के अनुज्ञात दिए जाने उनके काम काज करने के द्वारा उनके द्वारा ली जाने वाली फीस जो फीस लगेगी तो वो उसका भी डिसीजन उसके लिए भी नियम बनाएगा हाई कोर्ट। ठीक है। अब ये फिर बता रहा है सी अगर कोई व्यक्ति है जो नियम बनाए उनका उल्लंघन करता है तो उसके बारे में भी न्यायालय बताया कि वो जो अगर कोई व्यक्ति है जो हाई कोर्ट ने नियम बनाए उनके उल्लंघन करेगा तो उसके लिए क्या शास्ति होगी और कौन उस अपराध की इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके बारे में नियम हाई कोर्ट बनाएगा। ठीक है। ये बताता है 477। अब इसमें सेकंड क्लॉज कहता है कि जो नियम बनाए जाएंगे वो राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम 478 बताता है कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कृत्यों का परिवर्तन करने की शक्ति। तो ये बता रहा है 478। तो 478 बताता है तो इसमें बता रहा है तो ये कह रहा है 478 यदि किसी मामले में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ये बता रहा है 478 बता रहा है कि यदि किसी राज्य या विधान मंडल द्वारा किसी अनुज्ञा देता है जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात राज्य सरकार क्या करेगी उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि धारा 108, 109, 110 और 145 और 147 में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशन का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशित है। तो ये कह रहा है हमारा 478 की 478 ये कह रहा है राज्य सरकार के संकल्प द्वारा राज्यसभा के संकल्प द्वारा राज्यसभा उच्च न्यायालय की परामर्श से क्या कर सकती है 108, 109, 110, 145 और 147 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कृत्यों में परिवर्तन कर सकती है। और ये समझा जाएगा कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशित है। तो ये बताता है हमारा 478। और 78 बता रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कर सकेंगे जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं तो वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशित है। ये समझे जाएंगे। ठीक है। जैसे 108, 109, 110, 145, 147 में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशन का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के निर्देशाधीन है। तो ये बताता है हमारा 478। अब आ जाते हैं 479। तो वह 479 कह रहा है वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्ति रूप से हितबद्ध है। तो ये कह रहा है 479 तो कोई न्यायाधीश है या मजिस्ट्रेट है तो अगर कोई अपराध है कोई अपराध फाइल हुआ है कोई केस फाइल हुआ है उस केस फाइल में क्या है या तो वो जो न्यायाधीश या उस कोर्ट में फाइल हुआ है जिस कोर्ट में वो व्यक्ति कार्य कर रहा है और वही न्यायाधीश क्या है न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट क्या है व्यक्तिगत रूप से या तो वो पार्टी है या व्यक्तिगत रूप से वो हितबद्ध है तो फिर उस केस को वो नहीं सुनेगा ना ही उसके केस को सुनेगा ना ही उस केस की अपील को सुनेगा। ठीक है। ये बताता है 479। तो 479 ये कह रहा है यदि किसी मामले में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट हितबद्ध है तो वह अपने अपील न्यायालय की अनुमति के बिना ना तो विचार करेगा ना अपने द्वारा पारित आदेश की अपील सुनेगा। ये बताता है 479। और कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के जिस कोर्ट में वो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट है उसी कोर्ट में क्या कोई केस आया उस केस में जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो सुनवाई कर रहे हैं वही क्या है हितबद्ध है या पार्टी है तो फिर वो उस केस को नहीं सुनेंगे ना तो उस केस का ट्रायल करेंगे ना ही उस केस की अपील सुनेंगे। ये बताता है 479। अब आ जाते हैं विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर के बारे में। तो ये आता है हमारा 480 विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर
न बैठना। तो ये कह रहा है कोई प्लीडर जो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विधि व्यवसाय करता है, उस न्यायालय में या उस न्यायालय की स्थानीय अधिवक्ता के अंदर किसी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर ना बैठेगा। तो ये 480 ये कह रहा है अगर कोई विधि व्यवसायी है, मतलब कोई एडवोकेट विधि व्यवसायी है, एडवोकेट वगैरह है, वो पहले कार्य करता रहा है, अब क्या वो मजिस्ट्रेट बन गया, तो उसको जिस कोर्ट में वो पहले वकील रहा है या विधि व्यवसायी रहा है, उसमें वो मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये बताता है 480। तो ये 480 ये कह रहा है 480 ये कह रहा है उसी न्यायालय 480 कह रहा है विधि व्यवसाय करने वाला प्लीडर। तो ये कह रहा है जो प्लीडर है उसी न्यायालय में तथा उसकी स्थानीय अधिकारिता में मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठेगा। जहाँ वो पहले एडवोकेट रह चुका है वहाँ मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये बताता है 480। अब आ जाओ 481। 481 बता रहा है विक्रय के संबंध में लोक सेवक का संपत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना। ये बताता है 481 के बारे में। तो कह रहा है कोई लोक सेवक जिसे इस संहिता के अधीन संपत्ति के विक्रय के बारे में किसी कर्तव्य का पालन करना है उस संपत्ति का ना तो क्रय करेगा और ना ही उसके लिए बोली लगाएगा। तो ये 481 ये कह रहा है यदि कोई लोक सेवक है इस संहिता के अधीन उसका कर्तव्य बताया गया है कि कोई उसे संपत्ति दी गई जिसे उसे कुर्क कराना है तो ये या विक्रय कराना है। तो ये कह रहा है 481 यदि कोई लोक सेवक इस संहिता के अधीन किसी संपत्ति के विक्रय से संबंधित कार्य कर रहा है तो ना तो उस संपत्ति को खरीदेगा ना उसके लिए कोई बोली लगाएगा। ये बताता है 481। ना तो उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा और ना ही उसके लिए बोली लगाएगा। अब आ जाते हैं हम 482। 482 बता रहा है उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में। ये कह रहा है इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति की परिसीमित प्रभावित करने वाली ना समझी जाएंगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश के प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। ये कह रहा है 482 उच्च न्यायालय न्याय के उद्देश्य के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये बताता है हमारा 482 कह रहा है अगर न्याय के उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय क्या कर सकता है अपनी पावर का यूज कर सकता है, उसे अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं। अब आ जाते हैं हम आगे। अब ये बताता है 483 बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य। तो ये कह रहा है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं उस पर क्या करेगा उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि उनका अधीक्षण या निरंतर प्रयोग न्यायालय पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का। तो ये कह रहा है 483 न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण होगा ताकि वे मामलों का निपटारा उचित व शीघ्र कर सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे किसका, तो कह रहा है किसका अधीक्षण होगा उच्च हाई कोर्ट का, जिससे क्या कर सके जिससे न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय मामलों का निपटारा उचित व शीघ्र कर सकें। तो ये बता दिया 483 में। अब आ जाते हैं 484। तो 484 बताता है निशान और व्यावर्तियों के बारे में। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है नहीं। एक बार हम इस चैप्टर को और देख लेते हैं। इस चैप्टर को एक बार और देख लेते हैं। तो ये चैप्टर है 37। एक मिनट, हाँ चैप्टर आ गया 37 बताता है प्रकीर्णन मतलब मिसलेनियस के बारे में। तो पहला सेक्शन बताता है 474 उच्च न्यायालय के समक्ष विचार। तो ये कह रहा है उच्च न्यायालय है अगर वो जो सेक्शन 407 के सिवाय कोई और केस आता है तो उसका वो ट्रायल के प्रोसीडिंग कैसे करेगा जैसे सेशन न्यायालय करता है। तो ये बता दिया 474 में। अब आ जाते हैं 476 में। 476 में प्रारूप के बारे में बताता है। तो ये कह रहा है 476 कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 237 के अधीन द्वितीय अनुसूची में वर्णित प्रावधान परिवर्तित सहित लागू होंगे। तो जो परिवर्तन वगैरह कर दिए जाएंगे तो उस सहित लागू होंगे, ये बताता है 476। अब आ जाते हैं 477 बता रहा है 477 बता रहा है उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति। तो ये कह रहा है उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति होगी। तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की
सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व मंजूरी से नियम बना सकेगा। किस बात के लिए नियम बना सकेगा? जो दंड न्यायालय हैं और में अर्जी लेखक हैं वो कैसे काम करेंगे और कैसे उनकी नियुक्ति होगी, उसके लिए नियम बना सकेगा। भी बता रहा है जैसे कोई न्यायालय में कामकाज होता है तो उसके लिए कोई फीस डिसाइड करनी है तो उसके लिए भी नियम न्यायालय बताएगा कि कितनी फीस होगी, किस चीज़ के लिए कितनी फीस होगी, वो भी उसका मानवी कौन करेगा? न्यायालय करेगा। फिर सी बताता है अगर कोई उन जो न्यायालय ने नियम बनाए उनका उल्लंघन करेगा तो उसके बारे में क्या शास्ति है और कौन उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बारे में भी नियम कौन बनाएगा? हाईकोर्ट बनाएगा। घा कह रहा है अब आ जाते टू में। टू कह रहा है इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अब आ जाते हैं हम 478, क्योंकि 478 बता रहा है कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तन करने की शक्ति। ये बता रहा है 478 कहता है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्य के परिवर्तन के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है राज्यसभा, तो ये कह रहा है यदि किसी राज्य के विधान मंडल संकल्प द्वारा किसी अनुज्ञा देता जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि अगर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, ये जो सेक्शन CRPC सेक्शन 108, 109, 110 और 145 और 147 के अधीन जो कार्य कर रहे हैं वो मजिस्ट्रेट जो अपना कार्य कर रहे हैं तो उनके जो निर्देश हैं उनका ये अर्थ लगाया जाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशन का अर्थ यह लगाया जाए कि वह किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हैं उनके अंतर्गत आते उनके प्रति निर्देश है तो ये माना जाएगा। अब आ जाते 479। 479 कहता है वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है। तो ये कह रहा है अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है जो उसमें जो जज है जो मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश है, जो मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जो कार्य कर रहा है उस न्यायालय में, उसी न्यायालय में कोई केस आया है और जो मजिस्ट्रेट और न्यायालय उसमें मजिस्ट्रेट जो भी है उसमें वो क्या उस जो केस आया उसमें या तो हितबद्ध है या पार्टी है तो फिर वो ना तो उस केस को सुनेगा ना उसकी केस की अपील सुनेगा। ठीक है, ना तो उस केस को सुनेगा ना उस केस की अपील सुनेगा। ये कह रहा है 479। तो 479 ये कहता है यदि किसी मामले में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट हितबद्ध हैं तो वह अपने अपील न्यायालय की अनुमति के बिना ना तो विचारण करेंगे ना अपने द्वारा पारित आदेश की अपील सुनेंगे। ये बताता है 470। अब आ जाते आगे तो ये बताता है 480 बताता है विधि व्यवसाय करने वाले पीरियड का कुछ न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर ना बैठना। तो ये कह रहा है 480 के जो मजिस्ट्रेट हैं जिस कोर्ट में विधि व्यवसायी एडवोकेट रह चुके हैं उस कोर्ट में वो मजिस्ट्रेट के तौर पे नियुक्त नहीं किए जाएंगे। ये बताता है 480। अब आ जाते हैं 481। 481 कह रहा है विक्रय से संबंधित लोक सेवक का संपत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना। ये 481 कहता है यदि कोई लोक सेवक इस संहिता के अधीन कोई कार्य कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो किसी संपत्ति के विक्रय से संबंधित कार्य कर रहा है तो ना तो उस संपत्ति को खरीदेगा ना उसकी कोई बोली लगाएगा। ये 481 बताता है। 482 बता रहा है हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में। तो ये कह रहा है अगर न्यायालय जो हाई कोर्ट है तो कह रहा है उच्च न्यायालय न्यायिक उद्देश्य के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का यूज कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 483। 483 बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण होना। तो ये कह रहा है कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं उस पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण होगा ताकि वे मामले का निपटारा उचित व शीघ्र कर सके। तो ये बताता है 483। अब आ जाते हैं 484। ये लास्ट सेक्शन है निसंदेह व्यवहार के बारे में बताता है ये। ठीक है, अब ये हमारा CRPC आज खत्म हो गया। ये लास्ट वीडियो थी। थैंक यू।